सारे के सारे ज्वालामुखियों का इस क्लास में स्वागत करती हूं, जहां पर हम लोग पूरी क्लास 10th की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर इस चैप्टर के टाइटल से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है। ब्लैक सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको याद रखनी है बच्चों की, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसका जो ओरिजिन है ना वो वोल्केनिक ओरिजिन है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो काला हो गया है, कुछ लोगों के दिल की तरह। बच्चों डैम को कंस्ट्रक्ट करा गया था एक नहीं बल्कि बहुत से पर्पसेस के लिए। इनिशियली हो सकता है कि डैम्स को सिर्फ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, कि डैम में जो पानी हमने इंपाउंडमेंट में बचाया है वो फार्मर्स यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जाने लगा। फटाफट से क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं बच्चों, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से। लेट अस लुक एट। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो अपने लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। तो बच्चों इसी बात के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और मैं सभी का, मेरे सारे के सारे ज्वालामुखियों का इस क्लास में स्वागत करती हूं, जहां पर हम लोग पूरी क्लास 10th की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब कि बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन में अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हर एक चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हाउ गुड एंड सरप्राइजिंग इज दैट। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पूरे सेशन में बच्चों ध्यान से अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक चीज को सुनिएगा, और मैं जो जो बता रही हूं उसको समझेगा भी। फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये चैप्टर क्या बात करता है? ये चैप्टर बात करता है रिसोर्सेज की और डेवलपमेंट की। वाओ, वेरी न्यू है ना। बट एक्चुअली बच्चों इस चैप्टर का ये मतलब है कि हमारे जो प्रकृति में संसाधन मौजूद है, जो रिसोर्सेज मौजूद है, हम उनके साथ डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट जिस पेस पे, जिस स्पीड पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट सही है कि नहीं है? इसी चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले यहां पर इस चैप्टर के टाइटल से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है ना। सबसे पहले वी विल टेल द मीनिंग ऑफ व्हाट इज अ रिसोर्स। तो याद रखिएगा, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड, 3 चीजें याद रखनी है। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, देन ओनली इट बिकम्स अ रिसोर्स। मतलब कि कोई भी चीज जो आपके प्रकृति में मौजूद है, सबसे पहली बात है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स तक पहुंच सके। दूसरी चीज है इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब हम जितना पैसा खर्च कर वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा वैल्यू का वो रिसोर्स होना चाहिए। एंड तीसरी चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब द इंटायर सोसाइटी शुड ऑल्सो कंसिडर इट एज अ रिसोर्स, तभी जाकर वो चीज एक रिसोर्स बनेगी। अब रिसोर्स तो बन गई, बट बच्चों ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब कि हर एक चीज जो आपकी प्रकृति में ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो रिसोर्स है। चाहे वो आपका सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो आपकी सनलाइट हो, विंड हो, वाटर हो, ठीक है, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स। पर याद रखिएगा बच्चों कि हम इन रिसोर्सेज को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तो हम इन रिसोर्सेज के साथ डेवलपमेंट करने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट उस पूरे के पूरे सिनेरियो में जब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो 3 दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो रहा है? हम रिसोर्सेज को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट मतलब उनकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है, खत्म होते जा रहे हैं वो रिसोर्सेज। क्यों? इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच पूर्ति के लिए, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, डिप्लीशन क्यों करा था? ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। दूसरी चीज है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेट होने का मतलब है कि रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए, किसके पास? जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स का मतलब है जिनके पास पैसा है, और दूसरे हैव नॉट्स जिनके पास कुछ रहा ही नहीं। तो कुछ लोगों के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी, और कुछ लोगों के पास ना तो पैसा है ना तो रिसोर्सेज है। इस तरीके से सोसाइटी डिवीजन आ गया है। तीसरी बात यहां पर आपको याद रखनी है बच्चों कि हमने जो है बुरे तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, उनका शोषण करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, ये 3 चीजें याद रहेंगी आप लोगों को। हमने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, बट 3 प्रॉब्लम्स वी फेस्ड: डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट वी विल डू? तो बच्चों इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमारी रियो डी जेनेरो अर्थ समिट
उसको कंडक्ट कराया गया। इन विच ईयर? इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1992 एंड इस ईयर में जब रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ तो 100 से भी ज्यादा देशों के जो हेड्स हैं वो आपस में आके मिलते हैं और ये सारे लोग वहां पर अडॉप्ट करते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 का सिंपल सा मतलब था कि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आनी है अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर विद इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आनी है। अब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सवाल यही उठता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, और दूसरी चीज प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स को क्या ना करें, बर्बाद ना कर दें। मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो डेवलपमेंट कर रही है इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, रिसोर्सेज आज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ये नहीं कि सारे के सारे खत्म कर दो और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रह ना जाए। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई। डेवलपमेंट विद इन द प्रेजेंट should not compromise on the developmental needs of the future generation. I hope this thing is very very clear. तो यहां तक हमने resources की बात करी, development of resources की बात करी, उसके बाद need किस चीज की है, sustainable development की, उसकी बात करी। नेक्स्ट चीज पे आते हैं which is resource planning in India। अब बच्चों हमारे ये जो संसाधन है, हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं, ये काफी अनइवन तरीके से पूरे भारत देश में बट रखे हैं। मतलब हम देखते हैं जैसे राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छे से यूज हो रही है बट वहां पानी की कमी है। वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें वहां पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। वहीं पे अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करो तो यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा है, बाकी चीजों की कमी है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज कहीं पे कोई चीज ज्यादा है, कहीं पे कोई चीज कम है, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट आती है? देयर इज अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। कैसे करते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग? देयर आर 3 स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। आपको ये पता लगाना है कि कहां पे कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का मौजूद है। मतलब कि कहां पर कौन सा रिसोर्स है, लोकेट करो उसको, फिर देखो कि कैसी क्वालिटी का है, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर, मतलब कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, कैसी क्वालिटी का है, ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी होंगी इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल्ड लोग, उसी के साथ वो इंस्टीट्यूशंस जो कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बाद उस रिसोर्स को रिफाइन कर सके। ठीक है, तीसरी चीज आएगी टू मैच दिस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब आपने जब उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, हर चीज कर लिया है, अब उस रिसोर्स की जहां जहां पे जरूरत है देश के अंदर वहां तक उस रिसोर्स को आपको पहुंचाना भी है। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, एक और बारी मैं रिपीट कर देती हूँ। यहां पर मैं बोल रही हूं कि कैसे हम करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, रिसोर्स को, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड स्टेप आएगा कि आप टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, स्किल सेटअप ये सब लेकर आओगे ताकि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना। आयरन और कहीं पे है, कितना है, ये सब आपने पहले आइडेंटिफाई करा। फिर भाई उसको निकालने की बारी आ गई। अब निकालने के लिए हमें मशीनें चाहिए, हमें लोग चाहिए, स्किल्ड पीपल हु विल एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दैट आयरन ओर, है ना। और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहां पे आयरन और को एक तरीके से स्मेल्ट करा जाएगा, स्टील बनाया जाएगा, ये सब। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है, जहां जहां पर उसकी जरूरत है वहां तक उसे पहुंचाना। ये 3 स्टेप्स, इनका ध्यान रखेगा। नाउ बच्चों अब यहां पर ना गांधी जी एक और चीज बोल देते हैं। गांधी जी ये बोलते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हर किसी की जरूरतों के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट किसी एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लालच तो भाई कभी पूरा ही नहीं होता। ओके, तो इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों बात आती है लैंड एज अ रिसोर्स की। ठीक है, तो वे हम जो है स्पेसिफिकली एक रिसोर्स की बात करते हैं विच इज लैंड, जो कि है हमारी जमीन, जो कि हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हो, हर कोई बच्चों ऑपरेट कर रहा है जमीन के ऊपर। अगर हम जमीन की बात करें बच्चों तो जमीन की एक और खासियत है कि 43% जमीन जो है वहां पे प्लेन एरिया है, 30% जो जमीन है वो हमारे माउंटेन्स है और 27% जो जमीन है वो हमारे प्लेटू रीजन है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग प्लेन एरिया पे रहते हैं, क्योंकि वहां पर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी बहुत आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बात सभी को पता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रिसोर्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है लैंड डिग्रेडेशन और लैंड कंजर्वेशन के ऊपर, कि जमीन जो है वो डिग्रेड कैसे हो रही है, खराब कैसे हो रही है, एंड उसको कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं। किसी एक पे भी क्वेश्चन आ सकता है या दोनों पे भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो ध्यान से पहले लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की मैं बात करूंगी, उसके बाद मैं जमीन की कोई दूसरी बात करूंगी। सबसे पहले समझ लो लैंड डिग्रेडेशन के अंदर तुम्हें अगर ये की पॉइंटर्स पता होंगे तो तुम आंसर आराम से लिख दोगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। बच्चों जमीन क्यों खराब हो रही है, खुद से जरा दिमाग लगाइए। सबसे पहली बात है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों की जड़ें जो कि एक तरीके से सॉइल को होल्ड करके रखती है, पेड़ तो कट गए, तो ना ही वो जड़ें सॉइल को होल्ड करके रख रही है और ना ही हमारी जमीन इंटैक्ट रह रही है, तो जमीन डिग्रेड होती जाएगी। ओके, उसी के साथ डिफॉरेस्टेशन इज द फर्स्ट थिंग। देन हम आ जाएंगे माइनिंग पर, माइनिंग कोरिंग। तो जब आप एक तरीके से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके गड्ढे खोद देते हो, ठीक है, और मशीनों का इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग कोरिंग आएगा, इसी के बाद ओवर इरिगेशन आएगा। जरूरत से ज्यादा पानी जब आप एग्रीकल्चर में बहा देते हो, डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग, पानी जमने लगेगा, सलाइन हो जाएगा, मिट्टी जो है नमकीन हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ओवर इरिगेशन, उसी के बाद बच्चों ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जब जो भेड़ बकरियां हैं जरूरत से ज्यादा चारा चर लेती हैं, है ना, तो वो एक तरीके से जब पुल करती हैं घास को जमीन से, तो उससे भी डिग्रेडेशन होता है। अलोंग विद दैट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री से कूड़ा कचरा निकल रहा है, बिना ट्रीट करे जो है वो कूड़ा कचरा अपना बहाए जा रहे हैं, उससे भी बच्चों बहुत सारा जब वेस्ट जमीन पे डंप होता है, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। फिर से रिपीट करें, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, mining, coring, industrial effluents, all of these things are degrading the land as a resource. अब हम इसे कंजर्व कैसे करेंगे, how will we conserve our land resource? तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट करना है। जिस वजह से डिग्रेडेशन हो रहा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हमको यहां पर करना है। तो यार डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा था, तो हम एफॉरेस्टेशन करनी चालू करेंगे। ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा था, तो कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से हो रहा था, तो भाई कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। उसी के साथ साथ माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजों पे हम कंट्रोल रखेंगे। साथ ही में हम शेल्टर बेल्ट्स लगाना चालू करेंगे। शेल्टर बेल्ट का क्या मतलब होता है, शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर ये खेत है, तो खेत के चारों तरफ आप क्या करोगे, चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दोगे, ताकि हवा के बहाव से सॉइल जो है चला ना जाए, उड़कर इधर से उधर ना चला जाए, ठीक है। तो चारों तरफ जो एक बाउंड्री की तरह आप लोग पेड़ पौधे लगा दोगे, ताकि हवा के बहाव से मिट्टी इधर से उधर उड़ के ना जाए। तो शेल्टर बेल्ट्स भी आप लगा सकते हो। ओके, अब लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन हमें समझ में आता है, बट यहां पर एक और चीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, विच इज लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो जमीन हमारे पास मौजूद है हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लैंड को। अब देखो, कुछ तो लैंड का ऐसा एरिया है विच इज नेट सोन एरिया, मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ खेती हो रही है, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहे हैं, पर उसके अलावा जो जमीन है उसको किस किस पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ पे बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो एक बारी ध्यान से सुन लो। कुछ लैंड एरिया ऐसा है बच्चों जो कि हमने फॉरेस्ट को डिवोट कर रखा है। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है बच्चों, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये बोलती है कि 33% लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट को डिवोटेड होना चाहिए, बट क्या ऐसा है? नहीं। 33% से कम एरिया हमारे देश में फॉरेस्ट के टुवर्ड्स डिवोटेड है, उससे ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, बट उतना नहीं है। हमारे देश में 33% से कम एरिया फॉरेस्ट एरिया है। ओके, तो थोड़ा एरिया जो है वो फॉरेस्ट को डिवोटेड है। उसके बाद आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब हम जहां खेती नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि या तो वो जमीन बैरन वेस्टलैंड है, मतलब या तो वो जमीन बंजर है, खेती हो ही नहीं पा रही, या फिर इट इज द लैंड दैट इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यहां मिसिंग है। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का मतलब है बच्चे कि हम वहां पे सड़कें बना दी हैं, हमने उस जमीन पे फ्लाईओवर बना दिए हैं, शॉपिंग मॉल बना दिए हैं, घर बना दिए, तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। नेक्स्ट चीज आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरा लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, जहां खेती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली बात, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड वो जमीन है जो हमने इंटायरली भेड़ बकरियों के चारा चरने के लिए रख रखी है, कि भाई यहीं से आओ, चारा चरो और घर जाओ, ठीक है। तो दैट इज परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड। उसके बाद बच्चों जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है विच इज अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप। तो रैंडमली हम जब देखते हैं ना कहीं पे चाह रहे हैं और रैंडमली ऐसे 2-4 पेड़ उगे हुए हैं जो कि नेचुरली उगे हुए हैं, किसी ने ऐसे जबरदस्ती उगाया नहीं है, बट नेचुरली जो है ऐसी टेढ़े मेढ़े से पेड़ उगे हुए हैं, तो दोज आर द ट्रीज, मिसलेनियस ट्रीज जो इधर उधर उगे हुए हैं, जो हमने काटे नहीं है बट हाँ उगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत लैंड एरिया वो भी ऑक्यूपाई करते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड जमीन का वो हिस्सा है जिसको 5 से ज्यादा साल तक खाली छोड़ दिया गया है।
हो सकता है वहां कोई प्लॉट बनाना हो, कुछ करना हो, बट 5 से ज्यादा साल तक जिसको खाली छोड़ दिया गया है वो है कल्चरेबल वेस्टलैंड। उसके बाद कहानी आती है फैलो लैंड की। अब यहां पर लोगों को आती है दिक्कत, तो ध्यान से सुनिएगा। फैलो लैंड मतलब वो भी खाली है। फैलो लैंड बच्चों एक तो होता है करंट फैलो। करंट फैलो मतलब जो एक या एक से कम साल तक खाली रहता है। उसके बाद आता है अदर दैन करंट फैलो। अदर दैन करंट फैलो है, करंट लगता है नहीं, अदर दैन करंट फैलो का मतलब है जो 1 और 5 साल के बीच में खाली रहता है, 1 से 5 साल के बीच में खाली रहता है, ठीक है। करंट फैलो मतलब जो अभी खाली है 1 या 1 से कम साल तक। अदर देन करंट फैलो जो 1 से 5 साल के बीच में उतने टाइम पीरियड तक खाली रहता है। 5 से ज्यादा साल तक जो खाली रह रहा है वो है कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसको इस ऑर्डर में याद रखेगा, याद हो जाएगा। और नेट सोन एरिया जहां खेती हो रही है, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन भी हमको यहाँ पे समझ में आ गया है। नाउ बच्चों लैंड एज अ रिसोर्स को खत्म करने के बाद में लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं इस चैप्टर के, विच इज सॉइल एज अ रिसोर्स। मिट्टी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों मिट्टी जो है, मिट्टी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, सभी को पता है इस बारे में। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। सॉइल कौन से अलग अलग टाइप्स का है, जरा इस चीज को देख लेते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। चलो टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ सबसे पहले आता है बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सभी को पता है कि हमारे जो 3 रिवर सिस्टम्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है। तो उन तीनों रिवर सिस्टम से जो जो नदियां बहती हुई आ रही थी, उन्होंने क्या करे, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करा और उसी से ही हमारा एलुवियल सॉइल बना। दैट इज द रीजन इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। सबसे ज्यादा तादाद में एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा और सबसे ज्यादा फर्टाइल भी है। बहुत सारे लोग भी बच्चों एलुवियल सॉइल का जो इलाका है वहां पर गुजर बसर करते हैं। साथ ही में बच्चों हम लोग आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको याद रखनी है बच्चों की, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज्यादा आइडियल सॉइल है ब्लैक सॉइल। उसी के साथ इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है ना वो वोल्केनिक ओरिजिन है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो काला हो गया है, कुछ लोगों के दिल की तरह इसका रंग भी काला पड़ गया है। नाउ ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोला जाता है बिकॉज ऑब्वियसली आइडियल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। साथ ही में इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो यार इसका ना क्लेई मटेरियल जैसा ये सॉइल लगता है टेक्सचर में। जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जब बरसात आती है तो ये चिपचिपा सा एकदम कीचड़ जैसा हो जाता है। तो उस तरीके का इसका टेक्सचर रहता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की जो कि है रेड एंड येलो सॉइल। अब बच्चों ये रेड एंड येलो सॉइल ना कुछ लोगों की तरह है, क्योंकि ये सॉइल भी उन लोगों की तरह रंग बदलता रहता है। रेड एंड येलो सॉइल लाल तब हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है नहीं, रेड एंड येलो सॉइल लाल तब होता है जब आयरन डिफ्यूज हो जाता है क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में। आयरन के डिफ्यूजन से लाल हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें पानी पड़ेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये पीला पड़ जाएगा। तो लाल भी हो जाता है, पीला भी हो जाता है, रंग अपना बदलता रहता है। नेक्स्ट सॉइल पे आते हैं विच इज लैटेराइट सॉइल। अब लैटेराइट सॉइल का टेक्सचर होता है ईंट की तरह, ब्रिक की तरह। नाउ बच्चों लैटेराइट सॉइल एक बहुत ही खुरदुरी सी मिट्टी है, ज्यादा फर्टाइल है नहीं, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग से ये मिट्टी बनी है। लीचिंग का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुनो। लीचिंग का ये मतलब होता है जब तेज बारिश आने की वजह से जो टॉप सॉइल की लेयर है वो हट जाती है, दैट इज लीचिंग, ठीक है। पानी तेजी से पड़ता है और उससे टॉप सॉइल की लेयर हट जाती है, दैट इज लीचिंग बच्चों। और उसके फिर नीचे जो लेयर रह जाएगी सॉइल की वो इतनी फर्टाइल तो होगी नहीं। तो वही है हमारा लैटेराइट सॉइल। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये पाया जाता है। थोड़ी बहुत इरिगेशन करेंगे तो फर्टाइल थोड़ा हो जाता है। फिर बात आती है एरिड सॉइल की, ठीक है। एरिड सॉइल की अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिड सॉइल है बच्चों, ये आपके बिल्कुल जो डेजर्ट एरिया है वहां पे मिलेगा। सैंडीन टेक्सचर, बहुत ही रेतीला सा होता है, सलाइन नेचर, नमकीन होता है और रेतीला होता है। लोअर होराइजन जो इसके लोअर आप एक तरीके से देख सकते हो, होराइजन जो है, ठीक है, नीचे वाली जो लेयर है वहां पे कंकड़ आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से पानी इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे तक नहीं जा पाता और यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको नहीं मिल पाता, उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। फिर बात आती है फॉरेस्ट सॉइल की, जिसको माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। अब बच्चों ये माउंटेनियस रीजन में मिलता है इसलिए इसको माउंटेनियस सॉइल भी हम लोग बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो माउंटेन का जो अपर स्लोप्स है, अब अपर स्लोप से क्या है, सब कुछ ऐसे बह बह के नीचे आ जाता है। तो इस वजह से जो अपर स्लोप्स हैं, अपर स्लोप्स में हम लोग देखते हैं कोअर्स ग्रेन्ड आपको मिलेगा। मोटे मोटे कण जो है इस मिट्टी के मिलेंगे। ज्यादा फर्टिलिटी अपर स्लोप्स में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां से सारे फर्टाइल एलिमेंट्स तो नीचे आ गए हैं, फुट हिल्स तक आ गए हैं। और वहीं पे बच्चों जो नीचे वाला एरिया है, वैली साइड्स जो है, वहां पर वो सॉइल आपको लोमी एंड सिल्टी मिलेगा। वहां पर काफी स्मूथ सा टेक्सचर आपको सॉइल का मिलेगा। बट अपर स्लोप्स में क्योंकि यहाँ से तो पानी और ग्लेशियर वगैरह उतर के नीचे आ गए,
तो वहां पे सॉइल जो है उतना फर्टाइल रहा नहीं, मोटे मोटे कण उसमें रह गए। लेकिन नीचे वैली साइड्स में आपको टेक्सचर जो है वो लोमी एंड सिल्टी मिलेगा, ठीक है, वहां पे स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। तो ये तो हमारे सॉइल टाइप्स हो गए। लास्ट चीज की यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ बच्चों, विच इज डेफिनेटली सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। सॉइल इरोजन का मतलब होता है डेन्यूडेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जब ऊपरी लेयर हट जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल कंजर्व कैसे करेंगे, सॉइल इरोजन से हम बचने कैसे वाले हैं, तो इसके 4 मेथड्स आपको याद होने चाहिए। 4 मेथड स्पेसिफिकली। सबसे पहली चीज है हमारा कॉन्टोर प्लाइंग, प्लाइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस, ताकि हम हवा और पानी के बहाव को रोक सके। दूसरी चीज है टेरेस कल्टीवेशन। जब हम क्या करते हैं, पहाड़ पे ऐसे टेरेसेस बना देते हैं, फ्लैट सर्फेसेस बना देते हैं, ताकि हम लोग पानी और हवा के बहाव को रोक सके, सॉइल को इरोड होने से बचा सकें। तीसरी चीज है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है एक तरीके से क्रॉप्स के बीच बीच में घास उगा दो, ताकि हवा के बहाव को रोक सको मिट्टी को ले जाने से। एंड चौथी चीज है यहाँ पर हमारा शेल्टर बेल्ट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 4 चीजें, कॉन्टोर प्लाइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और हमारा शेल्टर बेल्ट्स, इनको तो बहुत ही अच्छे से याद रखना। उसी के साथ बच्चों बाकी जो चीजें हैं, एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ऑन माइनिंग, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फटाफट से आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार इस चैप्टर से रिपीट होता है वो लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर है, और लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है और उसको कंजर्व कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, बहुत बारी बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई, हमने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर दिया। तो जस्ट रिमेंबर दोस 3 पॉइंट्स। कौन से, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताए थे, डिप्लीशन इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, एक्यूमुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं एक्सप्लेन करके। रेगुलर सॉइल, एरिड सॉइल, ज्यादातर क्वेश्चन देखो क्या आता है, एलुवियल सॉइल पे पूछ लिया जा सकता है, आपके ब्लैक सॉइल पे आ सकता है, एरिड सॉइल पे। मैंने इन तीनों पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं। एंड लास्टली सॉइल इरोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, टाइप्स भी भूलना, मतलब भूल मत जाना करना। टाइप्स क्या क्या है, एक तो बच्चों विंड इरोजन, और उसी के साथ शीट इरोजन, गली इरोजन, वो सब टाइप्स लिख देना। और उसी के साथ सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके मेथड्स जो मैंने स्पेसिफिकली बताए हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर क्या होने वाला है फटाफट से देख लेते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पर। फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे बिना टाइम को जाया करे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में है जल्दी से देख लेते हैं। देखो यार, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा फौना, हमारे देश में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज जो हैं जानवरों में भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। बट इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे खतरा मंडरा रहा है। क्या खतरा मंडरा रहा है कि बहुत से लोग पेड़ काट रहे हैं, स्पीसीज एक तरीके से वल्नरेबल हो रहे हैं, एंडेंजर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हंटिंग पोचिंग चल रही है जानवरों के साथ में। तो इस तरीके की एक्टिविटीज की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि a lot of species are vulnerable, endangered and some are becoming even extinct, कि गायब भी हो रहे हैं। Now, in order to control all of these things, बच्चों हम लोग देखते हैं कंजर्व करने की जरूरत है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई है बाय बैनिंग द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को एक तरीके से जो भी एंडेंजर्ड है, मतलब जिन पे खतरा मंडरा रहा है कि वो आगे चल के विलुप्त हो सकते हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनकी हंटिंग पे बैन लगाया गया है। साथ ही में लीगल प्रोटेक्शन दी गई है उनके हैबिटेट को, एंड अलोंग विद दैट उनका जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ में उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें करी गई हैं ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अलोंग विद दैट वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 1986 के तहत हम लोग देखते हैं बहुत सी बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड एक ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड करा जाता है इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में। अलोंग विद दैट प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत से अलग अलग प्रोग्राम्स लाए हैं कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए जिन पे काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, जैसे कि टाइगर के लिए अलग प्रोग्राम, एशियाटिक लायन के लिए अलग प्रोग्राम, हमारा जो कश्मीर स्टैग है उसके लिए अलग प्रोग्राम, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए अलग से प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे कि उन्हें कंजर्व किया जा सके, उनकी जितनी रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट किया जा सके। चलो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से, दैट इज दिस,
टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बस ये याद रख लो, बहुत आसान है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल पाया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन, कि यहां पे तो भाई इस फॉरेस्ट में तो वो मटेरियल है जो हम किसी भी हाल में खो नहीं सकते, इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो उस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया जाता है। एंड हमारे पूरे फॉरेस्ट एरिया में 50% जितना फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट हमने घोषित कर रखा है, ठीक है, जहां पे कोई एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते। फिर बात आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पे पहले बहुत डिप्लीशन हो रखी है और अब उसे फर्दर डिप्लीशन से और भी ज्यादा नुकसान वहां ना हो, उससे रोकने के लिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया गया है। फिर बात आती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, जहां पर एक तरीके से वो सारा फॉरेस्ट वेस्टलैंड पाया जाता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज को बिलोंग करता है। नाउ ये वाली बात बहुत ही आसान है। इसी के साथ बच्चों एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड इज परमानेंट फॉरेस्ट एरिया, और सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 75% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। नाउ let's come down to the very last topic in this chapter, which is community and conservation। किस तरीके से हमारा जो समाज है ना, वो किस तरीके से बच्चों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कोशिश है सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो विलेजर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? हंटिंग के खिलाफ, कि भाई हम हंटिंग नहीं होने देंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर। उसी के साथ भैरोदेव दाकव सेंचुरी के अंदर जो विलेजर्स हैं बच्चों, उन्होंने अपने खुद ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, पूरे एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, खुद के रूल्स रेगुलेशंस, जहां पर वो बाहर से कोई भी आउटसाइड एनक्रोचमेंट अलाउ नहीं करते हैं। अलॉन्ग विद दैट चिपको मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिपको मूवमेंट के अंदर आप सभी को पता है कि लोग जो है चिपक गए थे जाकर पेड़ों से कि हम इसको कटने नहीं देंगे, और साथ ही में ये जो है कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे लगा भी रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट बीज बचाओ आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तरीके से लोग ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन इज पॉसिबल इवन विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स, बिना सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल करें डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग करेंगे। एंड लास्टली यहाँ पर बात करी जाती है जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, जो थोड़ा सा छुप गया है, शाये है हल्का सा। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे लोकल कम्युनिटीज का सहारा लिया गया है डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिवाइव करने के लिए। तो जो फॉरेस्ट एरिया खराब हो रखा है उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को रिवाइव करने के लिए सरकार ने लोकल कम्युनिटीज का सहायता ली है। लोकल कम्युनिटीज जो है अब बच्चों वहां पे अगर उस तरीके से उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करेंगी, थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, रिस्टोर करेंगी, तो इससे क्या होगा? इससे उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उनको टिम्बर भी थोड़ी सी मिलेगी और नॉन टिम्बर बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बहुत ही आसान है और कंप्लीट हो गया है। फटाफट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, फॉरेस्ट क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, भाई मेरे हिसाब से ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड वाली पूरी कहानी यहाँ पे लिख देनी है। उसी के साथ विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? एवरीबडी नोज, मध्य प्रदेश। कितना परसेंटेज है वो भी याद रखना। Why do we need to conserve our forest wildlife? Explain steps taken by the government। तो क्यों कंजर्व करना है भाई? क्योंकि डिप्लीट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहा है। साथ ही में स्टेप्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट चीज है एनुमरेट द फीचर्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढंग से वो एक पैराग्राफ में गिवन है बच्चों, उसको याद कर लेना। 3 से 4 पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से यहां पर आ गया है, विच इज वाटर रिसोर्सेज। तो हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करी, और जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पर भी हम एक स्पेसिफिक रिसोर्स की बात करते हैं जो कि है पानी। तो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है बच्चों, और यहाँ पर सबसे पहले बात ये करी जाती है कि वाटर रिसोर्सेज की जब मैं बात करती हूँ तो वाटर स्कार्सिटी हो क्यों रही है। ऑल्दो हम ये कंसिडर करते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि वाटर साइकिल के थ्रू पानी जो है मैम, पानी जो है वो ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है, तो वाटर तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर उसको कंजर्व करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो यार यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि हम जिस पेस पे पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम पानी का यूज कर रहे हैं, उस स्पीड से वो पानी रेन्यू नहीं हो रहा। यूज ज्यादा कर रहे हैं, रेन्यू कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक वाटर स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन मेजर रीजंस वाटर स्कार्सिटी के पीछे क्या होते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जरूरत से ज्यादा शोषण करना। गांधी जी अभी बोल रहे थे ना कि ग्रीड तो कभी पूरी नहीं होगी, लालच कभी पूरा नहीं होगा, जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर अनइक्वल एक्सेस है। सेम वही चीज जो हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ी थी कि देयर इज एन अनइक्वल एक्सेस। कुछ लोगों के पास वो रिसोर्स ज्यादा है, कुछ लोगों के पास रिसोर्स कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सी एमएनसीज आ गई हैं एंड हर कोई जो है पानी के रिसोर्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। एंड ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बिजली जनरेट होती है उसका भी काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चों हम लोग देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हुआ है, शहर बनते जा रहे हैं और सभी के पास अपने जो है एक तरीके से बच्चों सभी के पास अपने वाटर पंपिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं और हर घर में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पानी बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। दीज आर द रीजंस बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी व्हिच आर कॉजिंग वाटर स्कार्सिटी। नाउ व्हाट इज द नीड? द नीड इज फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि भाई पानी के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। दैट इज वाई बच्चों ये जो रिसोर्स है जो हमारे लिए इतना प्रेशियस है, इतना इंपॉर्टेंट है, हमें उसे कंजर्व करने की जरूरत है। और इसी नीड का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने बनाए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का सिंपली मतलब है डैम्स। लेकिन जो डैम्स तो आज बनाए, तो एंशिएंट टाइम से ही जो है ये प्रथा चलती आ रही है ना, रीत सदा चली आई क्या, पानी को बचाने की। तो हम लोग एंशिएंट टाइम से ही देखते हैं कि लोग जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट कराया करते थे, लेक्स में पानी जो है जमा करके रखा करते थे, इरिगेशन सिस्टम बनाया करते थे। जैसे भोपाल लेक की मैं बात करूं, हौज खास टैंक की मैं बात करूं, तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एंशिएंट टाइम से ही हम लोग पानी को बचाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं और तभी से इस नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हम लोगों ने बना दिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम्स, नाम से ही बहुत बढ़िया लग रहा है, डैम, ओ डैम, व्हाट अ डैम, है ना। अब बच्चों डैम होता क्या है? सबसे पहला सवाल कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या डैम होता क्या है। तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस नेचुरल वाटर। पानी बहता हुआ आ रहा है, उस पर आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया। बैरियर खड़ा कर दिया पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपने एक बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इस बैरियर को कंस्ट्रक्ट करने का सिंपली पर्पस यह है कि हम लोग एक तरीके से उस पानी को कहीं पे बचा के भी रख रहे हैं, किसी लेक में, इंपाउंडमेंट में, रिजर्वॉयर में हम उस पानी को बचा के रख रहे हैं, तभी हमने ये बैरियर क्रिएट करा है और उसी इंपाउंडमेंट को ही हम लोग डैम बोलते हैं, जहां पर हमने पानी को स्टोर करके रखा है। अब ये पानी यूज किस तरीके से होता है, किस किस चीज के लिए यूज होता है? नाम में ही है मल्टीपर्पस। तो मल्टीपर्पस नाम को तो जस्टिफाई करेगा ना डैम। बच्चों डैम को कंस्ट्रक्ट करा गया था एक नहीं बल्कि बहुत से पर्पसेस के लिए। इनिशियली हो सकता है कि डैम्स को सिर्फ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, कि डैम में जो पानी हमने इंपाउंडमेंट में बचाया है वो फार्मर्स यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जाने लगा, मतलब कि पानी से बिजली को जनरेट किया जाने लगा। उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि रिक्रिएशन, लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, और उसी के साथ हम बोल सकते हैं नेविगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। Electricity generation, recreation, navigation, all of these things we can say. And along with that, one very very important thing, flood control. बाढ़ को रोकने के लिए भी डैम का इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे बहुत तेजी से पानी आ रहा है तो डैम के गेट को खोल दिया जाएगा और उस पानी को जो है इंपाउंडमेंट में स्टोर करके रख लिया जाएगा ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। नाउ ऑल ऑफ दीज वर मल्टीपल पर्पसेस जो कि डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया भाई, कि ये सारी पर्पसेस डैम जो है पूरा करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या बच्चों? There are a lot of things due to which the dams came under opposition. बहुत से लोग डैम्स की कंस्ट्रक्शन को अपोज करने लगे। क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहली बात, डैम को जब आपने बनाया तो उसने पानी के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करा। नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करने की वजह से देयर वाज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। सेडिमेंट्स जो होते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो पानी में मौजूद होते हैं, वो एक तरह से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे, है ना, फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा। इसी वजह से रिजर्वॉयर के नीचे जो है वो जमना चालू हो गए। अब जब एक तरीके से वो सेडिमेंट्स जम गए एक जगह पर, तो बाकी जो रिवर बेड है वो काफी रॉकी हो गया, रॉकी रिवर बेड, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वाटिक फौना है, जो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं पानी के अंदर, उनके लिए काफी एक बुरा हैबिटेट क्रिएट हो गया। वो माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे थे स्पॉनिंग के पर्पस के लिए। उसी के साथ बच्चों हम लोग देख रहे हैं जिस डैम को फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उसी ने ही फ्लड कॉज करना चालू कर दिया। उसी की वजह से बाढ़ आनी चालू हो गई। जब आप डैम के गेट खोल के पानी बाहर की तरफ फेंकोगे तो उससे क्या होता है, बहुत बारी बाढ़ आने का भी एक तरीके से खतरा रहता है, पानी का फ्लो बढ़ सकता है, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस जो डैम से होने लग गई। तो बहुत अच्छा तो रहा नहीं, हमने बनाया किस लिए था और हो क्या गया। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत बड़ी दिक्कत जो डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या हो रही थी कि जो आसपास की नेचुरल वेजिटेशन है वो पानी तले डिपॉजिट हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट जो भी आजू बाजू लोग रहते हैं उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। दोस पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। बचपन से जहां रहे हैं, जहां काम किया है, जहां घर है, वो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू विच डैम्स केम अंडर अटैक।
डैम्स पे लोग अटैक करने लगते हैं कि भाई ये क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इससे इतनी सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं। तो बच्चों बहुत सी मूवमेंट्स भी होती हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। कौन कौन से डैम्स के बारे में हमको पता है? सरदार सरोवर डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, तहरी डैम है, और बहुत से डैम्स है जिनको हमने कंस्ट्रक्ट करा रखा है। नाउ डैम्स की कोशिश तो बच्चों थोड़ी सी नाकामयाब सी रही, बना तो रहे हैं बट स्टिल हमें पता है कि इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस फॉर द पीपल, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर एवरीवन, ठीक है। बट नाउ वी नीड टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन जिससे कि हम पानी को कंजर्व कर सके, क्योंकि भाई पानी को तो कंजर्व करना ही है ना। तो एक ज्यादा बेहतर तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को बचाना। अब बच्चों यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत से ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करा जाता है इस बारिश के पानी को बचाने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्टर्न हिमालयस में गुल्स कुल्स बनाए जाते हैं, पहाड़ के ऐसे टॉप पर ऐसे थोड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है, फिर उसी पानी को बाद में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करा जाता है। वेस्ट बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं, जैसे गड्ढे से बना दिए जाते हैं कि जब बाढ़ आएगी, फ्लड प्लेन्स पे बनाए जाते हैं, जब बाढ़ आएगी तो उन गड्ढों में पानी भर के रह जाता है और फिर बाद में उसी को ही चैनलाइज कर दिया जाता है फॉर इरिगेशन। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जोहाज और खादिन्स को कंस्ट्रक्ट करा जाता है राजस्थान के अंदर, जहां पर एक फील्ड होता है, उसको एक वहां पर एक ऐसे पूल सा बना दिया जाता है ताकि जो भी बारिश का पानी आए उस पूल में जमा हो जाए और फिर वो धीरे धीरे जो मिट्टी है वो पानी को सोख लेगी और मॉइस्चर मिल जाएगा मिट्टी को, ठीक है। उसी के साथ बच्चों राजस्थान के अंदर एक बहुत फेमस है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टंका सिस्टम, जहां पे जो छत पे पानी आता है उसी को जो है पाइप्स लेकर जाती है, टंके में स्टोर कर देती है और बाद में उस लोग उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के अंदर बारिश के पानी को पालर पानी बोला जाता है, मतलब कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। लोगों को बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। चलो, तो ये तो था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली चीज। अब बच्चों इसी के साथ एक लास्ट पॉइंटर मैं आपको बता देती हूँ। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक 200 साल पुराना सिस्टम है जो कि कहां पे चलता आ रहा है? मेघालय में। मेघालय के अंदर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता रहा है, विच इज अ वेरी ओल्ड मेथड, जिससे कि हम स्ट्रीम वाटर जो होता है उसको टैप करते हैं और उससे उसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। यार ध्यान से देख लेना और इन क्वेश्चंस को करे बिना जाना मत। मैं बड़े चुन चुन के क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो इंडिया में प्रैक्टिस करे जाते हैं, यहाँ पर आप 3 से 4 5 जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है उतने सिस्टम लिखकर आ जाओ, ठीक है। गुल्स कुल्स खादिन्स जोहाज के बारे में, इनंडेशन चैनल्स इन वेस्ट बंगाल के बारे में, टंका सिस्टम, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सारी चीजें। नाउ 4 रीजंस रिस्पांसिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी। मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए हैं, कोई भी 4 रीजंस लिखकर उनको एक्सप्लेन करके आ जाइए। व्हाट इज द डैम? डैम क्या होता है, मीनिंग भी बताया था। रीजंस ड्यू टू व्हिच लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट ऑपोजिशन। क्यों डैम्स को लोग अपोज कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा ऑपोजिशन डैम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो सारी की सारी जो डिसएडवांटेजेस ऑफ द डैम्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं हमारी सवारी, और वो है बच्चों हमारा चैप्टर विच इज नोन एज एग्रीकल्चर। फटाफट से बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज को देख लेते हैं विच इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 3 तरीके की फार्मिंग होती है, पर वैसे ब्रॉडली 2 ही तरीके की फार्मिंग होती है। एक होती है सबसिस्टेंस, एक होती है कमर्शियल। सबसिस्टेंस का मतलब है ऐसी फार्मिंग जो कि हम जीवन यापन के लिए करते हैं, अपने गुजारे के लिए करते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसका सिंपल ये पर्पस होता है कि हम इसलिए खेती कर रहे हैं ताकि हम मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। तो ब्रॉडली 2 ही टाइप की फार्मिंग होती है, लेकिन यहां पर सबसिस्टेंस को 2 टाइप में और बांट दिया गया है। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है पुराने तौर तरीके से जो जीवन यापन के लिए खेती की जा रही है, मतलब कि जहां पे पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करा जाएगा, फैमिली लेबर या फिर नेबर्स की मदद ली जाएगी, बाहर से किसी को बुलाया नहीं जा रहा है स्पेशली खेती करने के लिए, और जो नेचुरल फर्टिलिटी है, सॉइल की, रेनफॉल है, इन सब नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट रहकर खेती कर लोगे। बच्चों प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि जब लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, विच इज एक क्लियर पीस ऑफ लैंड लेते हैं, वहां पर मतलब एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, वहां पे पेड़ पौधों को काट के जला देते हैं, फिर जो राख आती है उसको मिट्टी के साथ मिला देते हैं और वहां खेती तब तक करते हैं जब तक वो जमीन फर्टाइल रहती है, एंड आफ्टर दैट दे मूव टू अनदर पीस ऑफ लैंड। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, जिसको अलग अलग नामों से भारत देश में भी और दुनिया भर में भी जाना जाता है। नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के बाद लेट्स कम ऑन टू इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी टाइप की फार्मिंग है जो उन जगहों पे प्रैक्टिस करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर रहता है, मतलब जहां पे खानदान बहुत बड़ा है बट जमीन का टुकड़ा छोटा सा ही है, क्योंकि भाई जमीन बढ़ती जाती है ना,
जो पापा की जमीन है वो बच्चों में बट गई, फिर जो बच्चे की जमीन है वो उसके और बच्चों में बट गई। तो क्योंकि जमीन इतनी बट चुकी है कि पूरे परिवार का बोझ जो है एक छोटी सी जमीन पे आ गया, जहां पे इस वजह से बहुत सारी लेबर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और बायोकेमिकल इनपुट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है अपने गुजारे के लिए। फिर बात आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, पैसा कमाने के लिए फार्मिंग करी जा रही है। बट बच्चों, जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो वेरी करती है। मतलब कि कहीं पे, जैसे राइस के क्रॉप का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, चावल की खेती जो है, चावल की खेती ओडिशा में जीवन यापन सब्सिस्टेंस के लिए करी जाती है, बट चावल की खेती पंजाब हरियाणा में कमर्शियल पर्पस के लिए करी जाती है। तो डिग्री जो है सब्सिस्टेंस की, कमर्शियलाइजेशन की, वो वेरी करती रहती है। कहीं पे कोई क्रॉप सब्सिस्टेंस के लिए उगाया जा रहा है, कहीं पे वो क्रॉप कमर्शियलाइजेशन या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए उगाया जा रहा है। नाउ, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहां पे एक सिंगल क्रॉप की खेती पूरे खेत में कर दी जाती है, जहां तक देखो वहां तक एक ही क्रॉप उगा है, जैसे चाय की खेती हो गई, बनाना प्लांटेशन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। नाउ नाउ ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं, विच इज क्रॉपिंग पैटर्न्स। किस किस टाइमलाइन में हम लोग क्रॉप्स की खेती करते हैं। 3 टाइप के सीजन्स आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स की मैं बात करूं, खारिफ, राबी एंड ज़ैद। फटाफट से देखिए, खारिफ सीजन चालू होता है जून जुलाई के महीने से, जब जो है मॉनसून आता है, बारिशें आती हैं, और ये रहता है सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर में जाके इन क्रॉप्स की फसल की कटाई होती है। तो ये पूरा खारिफ पीरियड रहता है जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, मतलब मॉनसून के अराइवल से लेके सितंबर अक्टूबर तक, जब तक गर्मियां खत्म होती है। नाउ, कौन कौन से क्रॉप्स? पैडी यानी कि चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं जो कि इस टाइम पीरियड में उगाए जाते हैं। और सोर्स ऑफ इरिगेशन, पानी कहां से आएगा? बारिशें तो आ ही रही हैं, भगवान भेज रहा है भाई पानी, हम कहां से ही ला सकते हैं। तो रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन हियर। इसके बाद बच्चों बात आती है राबी सीजन। तो राबी सीजन इज द नेक्स्ट सीजन आफ्टर खारिफ सीजन। ये जब खत्म हुआ सितंबर अक्टूबर में, तो ये चालू हो गया, अक्टूबर से चालू हो गया हमारा राबी सीजन। अक्टूबर नवंबर से ठंड जब आ गई है, ठंड से लेकर ये रहता है मार्च अप्रैल के महीने तक, गर्मियों तक। नाउ, राबी सीजन की अगर बात करें तो वीट, बार्ली, पेस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप्स है जो राबी सीजन में उगाए जाते हैं। और इस टाइम पे पानी कहां से मिलेगा? तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। बच्चों, आप सभी को पता है कि ठंड के महीनों में जो हल्की सी बरसात आती है, वो क्यों आती है? वो आती है ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, और वहीं से जो थोड़े बहुत पानी आ रहा है वो अलोंग विद केनाल इरिगेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट सीजन। अब भाई जो थोड़ा सा टाइम पीरियड रह गया फिर से खारिफ सीजन आने में, तो उस टाइम पीरियड में आता है ज़ैद सीजन, मार्च अप्रैल से लेके मई जून तक। अब इस टाइम पीरियड में बहुत से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि आपका वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, चारा चरवाने के लिए क्रॉप, शुगर केन, और ये बच्चों मई जून तक रहता है। कैसे पानी मिलेगा इन क्रॉप्स को? प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन से। आप जिस भी तरीके से जो है इरिगेट करना चाहते हो अपने फील्ड को, हो सकता है ट्यूबवेल, लेक्स, वेल्स, किसी का भी आप सहारा लेकर यहाँ पे खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके क्रॉपिंग सीजंस हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द मेजर क्रॉप्स नाउ। फटाफट से बच्चों मेजर क्रॉप्स पे आ जाते हैं। 5 हमारे मेजर क्रॉप्स आपको बिल्कुल ख्याल रखते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। सबसे पहले इन 5 मेजर क्रॉप्स, जो ग्रेन्स भी हम बोलते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज राइस। राइस के बारे में याद रखिएगा बच्चों कि राइस एक खारिफ क्रॉप है जिसको काफी ज्यादा जो है रेनफॉल चाहिए होती है, अबव 100 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू ग्रो। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं वीट की। वीट एक राबी क्रॉप है जिसको 50 टू 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में और ब्लैक सॉइल रीजन जो है हमारा डेक्कन प्लेटू का, ये 2 मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स माने जाते हैं। फिर बात आती है मिलेट्स की, हमारा जो बहुत ही मोटा अनाज होता है, कोर्स ग्रेन्स जो होती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी की। फिर आता है मेज यानी कि आपका भुट्टा। भुट्टा जो है बच्चों एक खारिफ क्रॉप है, 21 डिग्री टू 27 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। फूड एंड फॉडर क्रॉप है, लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चारा चरवाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पल्सेस की बात करें तो बच्चों इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस इंडिया में मौजूद है, तो यहाँ पर बहुत सारी दालें उगाते हैं हम लोग और खाते भी हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द इंटायर वर्ल्ड। अगर मैं पल्सेस की बात करूं बच्चों, पल्सेस जो हैं, जो दालें हैं, वो हमेशा रोटेशन में दूसरे क्रॉप्स के साथ उगाई जाती है, क्योंकि दालें जो है सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। लेकिन एक दाल ऐसी है जो कि नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, और वो है अरहर की दाल। वो है सबसे अलग, सबसे ज्यादा अलग है अरहर की दाल, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैटेगरी। ठीक है, वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं होती, बाकी सारी दालें होती हैं। चलिए, इसी के बाद मेजर क्रॉप्स के बाद चलते हैं
फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करने, अनाज के अलावा दूसरे फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं जरा एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। शुगर केन, गन्ने की बात करें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड है, जब से बोते हो हार्वेस्टिंग टाइम, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर चाहिए, पूरे टाइम लेबर चाहिए। मेन सोर्स है गुड़, खांडसारी, मोलासेस और शुगर बनाने का। फिर बात आती है ऑयल सीड्स की बच्चों, ऑयल सीड्स यानी कि जिससे हम तेल वेल निकाल लेते हैं। ऑयल सीड्स की अगर मैं बात करूं तो मोर देन हाफ ऑफ द ऑयल सीड प्रोडक्शन इज कंट्रीब्यूटेड टू ग्राउंडनट, मूंगफली जो होती है, आधी जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है वो ग्राउंडनट की हो रही है। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों है वो एक राबी क्रॉप है, सेसेमम यानी कि तिल जो है वो एक खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। वाओ अमेजिंग। फिर बच्चों आता है हमारा यहाँ पे टी एंड कॉफी, जो कि दो बेवरेज क्रॉप्स है। बेवरेज मतलब खाते नहीं है, पीते हैं। चाय की बात करें तो इंट्रोड्यूस तो ब्रिटिशर्स ने करा था, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्लांटेशंस इंडियंस ओन करते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा चाय पसंद आ गई, दिन रात सुबह शाम चाय चाय चाय। उसी के साथ बच्चों चाय को चाहिए डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें मौजूद होना चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वहां पे चाय उगेगी। सबसे ज्यादा चाय कहाँ उगती है? आसाम, दार्जिलिंग वाले इलाके में, उन सब जगहों पे। एक प्लांटेशन क्रॉप का भी एग्जाम्पल है। उसी के साथ बच्चों बात आती है यहाँ पे कॉफी की। कॉफी जो है अराबिका वैरायटी की कॉफी हमारे देश में पाई जाती है, जो कि येमेन से ओरिजिनली आई थी। इसकी कल्टीवेशन सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में इंट्रोड्यूस करी गई थी और आज भी उसी साउथ इंडिया के एरिया में कन्फाइंड है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नॉन फूड क्रॉप्स की। बच्चों नॉन फूड क्रॉप्स में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले है रबर। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल रीजन में उगाया जाता है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए उगने के लिए। कॉटन की बात करें तो कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, खारिफ सीजन में उगता है, ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 बिना ठंड के दिन इसको चाहिए होते हैं उगने के लिए। एंड एक ब्लैक सॉइल रीजन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है कॉटन क्रॉप। ब्लैक सॉइल रीजन में ही बच्चों कॉटन क्रॉप आइडियली उगता है, खेती उसकी वहीं करी जाती है। फिर बात आती है जूट की। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है क्योंकि दिखने में वो उसी गोल्डनिश कलर का होता है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है फ्लड प्लेन्स में, जहां हर साल सॉइल रेन्यू होता रहता है बच्चों। फ्लड प्लेन्स वाले इलाके में वहां का सॉइल जूट को चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए भी और खेती के लिए भी। तो वेस्ट बंगाल वाला इलाका इज द मोस्ट सूटेबल जहां पर ये उगता है। उसके बाद गनी बैग्स, इससे बोरियां बनाई जाती है, मैट्स बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, यान यानी कि धागा बनाया जाता है, कारपेट बनाए जाते हैं, बहुत सी चीजें जूट से हम बनाते हैं। इसी के साथ बच्चों एक और चीज यहाँ पर रह गई है जो कि है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स के अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्पेशलिटी है। अगर मैं बात करूं मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, उसी के साथ एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ लास्ट चीज पर आ जाते हैं बच्चों। जरा पीछे चलो, पीछे आओ जरा। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्रॉपिंग पैटर्न की बात करी। नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लोग इतने ज्यादा हैं जो कि एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं, लेकिन उस जमीन को हमने सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट प्रॉपर रिफॉर्म्स, विदाउट प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमने जमीन को खराब कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर तो रहे हैं बट उससे प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स। हमें बदलाव लाने की इस पूरे एग्रीकल्चरल प्रोसेस में जरूरत है। अब बहुत से बदलाव लाए गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई, व्हाइट रेवोल्यूशन लाई गई, और उन सबसे क्या हुआ बच्चों? ऑब्वियसली ग्रोथ हुई है, ठीक है, चीजें बेहतर हुई, लेकिन इंपैक्ट काफी लिमिटेड रहा, कुछ ही लोगों तक सीमित जो है प्रभाव रहा उन चीजों का। लेकिन फिर 1980s और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है, जहां पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है सरकार लेकर आती है। सबसे पहली चीज क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब कि बच्चों फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दी जा रही है। इफ इन एनी केस कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, ड्रॉट आ जाए, फेमाइन आ जाए, आग लग जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तो इन केसेस में क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करी गई है। दूसरी चीज यहां पर क्या बोला जाता है, ग्रामीण बैंक्स होंगे, ग्रामीण बैंक्स को सेटअप करा जाए जहां पे फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। तीसरी चीज है कि वेदर बुलेटिन चलाए जाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे रेडियो पे, टेलीविजन पे, जहां पे फार्मर्स को वेदर वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और उस हिसाब से वो खेती कर सके। अलॉन्ग विद दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कि फार्मर को पहले ही बता दिया गया कि भाई इस दाम पे सरकार तुम्हारा क्रॉप खरीद लेगी, ताकि वो खेती कर सके, उनको उसके एक एनकरेजमेंट इंसेंटिव मिल जाए कि भाई मैं खेती कर रहा हूं तो जाया नहीं जाएंगी चीजें,
सरकार तो खरीद ही लेगी। उसी के साथ बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी स्कीम्स लाई गई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन देने के लिए। तो सारे के सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं एग्रीकल्चर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ चैप्टर हो जाता है समाप्त और फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखने के लिए। ध्यान से देखो कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। ईयर याद रखिएगा कि कब इनको इंट्रोड्यूस करा गया था, क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, क्योंकि पिछले सारे मेजर्स लिमिटेड इंपैक्ट वाले थे, इसलिए इनको लाया गया। ओके, सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की वजह से क्या हो रहा था, स्थिति खराब हो रही थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस सारे रिफॉर्म्स आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी, पीएआईएस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें लिख देना जो जो मैंने अभी बताई हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस में डिफरेंस, या फिर प्रिमिटिव में कमर्शियल में या इंटेंसिव में कमर्शियल में, इस तरीके से कोई भी डिफरेंस पूछा जा सकता है बिटवीन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड टी। यार देखो मैंने बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है वो चावल और चाय के ऊपर है, तो चावल और चाय की कहानी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। किस टेम्परेचर में वो उगते हैं, किस तरीके का क्लाइमेट उनको चाहिए होता है, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, कौन से रीजन में उगाया जाता है, इंडिया की क्या स्थिति है, क्या इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, सेकंड पे आता है, किस पे आता है। तो ये सारी चीजें बच्चों ढंग से उसके फीचर्स पढ़ लेना, 4 से 5 पॉइंट्स, राइस के भी, टी के भी और बाकी क्रॉप्स को भी देख लेना, नजर उन पे डाल लेना। अब जो है अगले चैप्टर की बारी आ गई है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर फटाफट से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का आ गया है। फटाफट से बच्चों अब हम ये जो लास्ट हमारे जो 2 चैप्टर्स रह गए हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जल्दी से इनको देख लेते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर चालू होता है विद द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइनेबल होता है। लेकिन ये पूरी जो डेफिनेशन है कि भाई नेचर में अकर करता है, होमोजेनस है, मतलब यूनिफॉर्म है, इंटरनल स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो, ये देता कौन है डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन दी गई है जियोलॉजिस्ट द्वारा। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं मैम? तो जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं बच्चों जो स्पेसिफिकली मिनरल्स को एनालाइज करते हैं, जो स्पेसिफिकली मिनरल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफर वो होता है जो कि मिनरल को एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी समझता है, लेकिन जियोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली मिनरल्स को ही पढ़ता है। ऑलराइट, चलिए अब जरा मीनिंग के बाद आगे आते हैं, मोड ऑफ अकरेंस की बात करते हैं, यानी कि किस अलग अलग तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोड ऑफ अकरेंस की बात करते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए। इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स वेन्स एंड लोड्स के तरीके से पाए जाते हैं। वेन्स एंड लोड्स का मतलब है कि जो पतली पतली, जैसे पत्थर है, ठीक है, पत्थर मतलब जिसमें मिनरल है, जिस पत्थर में, उसको हम ओर बोलते हैं। अब ओर के अंदर जो पतली पतली अकरेंसेस हैं उसको वेन्स बोला जाएगा, और जो मोटी अकरेंसेस होंगी उसको लोड्स बोला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स अकर करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में डिपॉजिटेड होते हैं, बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग रैट होल माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है डीकॉम्पोजिशन। तो हम लोग देखते हैं जितना भी जैसे पत्थर वगैरह से टूटते हैं, बिखरते हैं, है ना, जैसे फैल जाते हैं जमीन के ऊपर, तो डीकॉम्पोजिशन के बाद हमें मिनरल्स मिलते हैं। वो भी एक मोड ऑफ अकरेंस होता है वेदरिंग के बाद में। एंड उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स के तौर पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स वैली फ्लोर एंड बेस ऑफ हिल पे भी मिनरल पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर नॉट करोडेड बाय वाटर, इन पे पानी जंग नहीं लगा पाता है। उसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं ओशन वाटर। बहुत से मिनरल्स ओशन वाटर में डिपॉजिटेड होते हैं और बहुत से मिनरल ओशन बेड पे भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो फेरस और नॉन फेरस की हमें बात करनी है, बट सबसे पहले लेट्स कम टू द फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल का मतलब है वो मेटालिक मिनरल्स जिसमें आयरन है। अब यार मेटालिक की मैं बात कर रही हूँ, मेटालिक मिनरल्स में फेरस और नॉन फेरस आता है। मेटालिक जिसमें धातु है। अब धातु के अंदर भी 2 हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन है, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है। अब फेरस के अंदर आपको 2 मिनरल्स पढ़ने हैं, एक है आयरन ओर, एक है मैंगनीज। आयरन ओर की जब मैं बात करती हूँ, 2 तरीके के आयरन ओर आपको मिलते हैं। मैग्नेटाइट में 70% तक आयरन कंटेंट होता है, हेमाटाइट में सिर्फ 50 to 60% तक आयरन कंटेंट मौजूद होता है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा हेमाटाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बेल्ट्स अगर मैं बात करूं बच्चों, कहाँ कहाँ पे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, तो कौन कौन सी बेल्ट्स हैं जहां पे आयरन ओर मौजूद है? तो ये 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं। सबसे पहले आता है अपनी ओरिसा झारखंड बेल्ट पे। ओरिसा झारखंड बेल्ट कहाँ है? ओरिसा और झारखंड में। फिर बात आती है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की। ये जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, ये हमारी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। फिर बात आती है बल्लारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट की। ये जो बेल्ट है बच्चों, ये हमारे कर्नाटक में पाई जाती है और ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक तरीके से बेल्ट है और यहाँ पे कुद्रेमुख माइंस हैं, ठीक है। साथ ही में महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट महाराष्ट्र गोवा में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं मैंगनीज की बच्चों। मैंगनीज की अगर मैं बात करती हूँ, इट इज अगेन अ फेरस मिनरल। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज 10 किलो रिक्वायर्ड होता है आपको 1 टन स्टील बनाने के लिए। साथ ही में मैंगनीज से आप ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट बनाने में भी उसका इस्तेमाल करते हो। फेरस मिनरल के बाद हम लोग चलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की बात करने के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों इस चीज को कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स में जब हम मेटालिक मिनरल की बात करते हैं, मेटालिक मिनरल, मेटल्स जिसमें है, मेटल किस किस में है? फेरस में भी, नॉन फेरस में भी। फेरस की बात हमने कर ली, नॉन फेरस पे हम आ गए हैं। नॉन फेरस में सबसे पहले कॉपर की बात कर लेते हैं। जब मैं कॉपर की बात कर रही हूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉपर बच्चों हम लोग देख रहे हैं इंडिया में उतने ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है, उतना प्रोड्यूस नहीं करा जाता, डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। लेकिन स्टिल कॉपर इज मैलिएबल, डक्टाइल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज द रीजन इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल इसका किया जाता है। साथ ही में बालाघाट माइंस एमपी में, खेतरी माइंस राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। नेक्स्ट आते हैं बॉक्साइट में। बॉक्साइट सभी को पता है क्या है बच्चों? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को बनाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बारे में सभी को पता है कि एल्यूमिनियम के अंदर आयरन जितना स्ट्रेंथ होता है, लेकिन एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी लाइट वेट। दैट इज द रीजन कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, प्लेन बनाने में यूज करते हैं। चलिए, अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स, प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर काटनी, मेजर प्रोड्यूसर्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल के ऊपर, माइका एंड लाइमस्टोन की बात हम लोग करने वाले हैं। माइका की बात सबसे पहले कर लेते हैं बच्चों। माइका एक तरीके का ऐसा नॉन मेटालिक मिनरल है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। मतलब एक तो देखो मतलब क्या होता है ना, माइका किस टाइप का होता है कि उसको जैसे क्रेयॉन की तरह उसको आप थिन लेयर्स में काट सकते हो, ठीक है। उसी के साथ इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, हाई वोल्टेज उसको रोक सकता है, हीट और साउंड को पास ऑन नहीं होने देता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट एंड साउंड को पास नहीं होने देता है, वोल्टेज को रोक सकता है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। साथ ही में आयरन ओर को जब पिघलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, वहां पर भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। लेट्स मूव ऑन अहेड बच्चों, और यहां पर आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, और नॉन फेरस और नॉन मेटालिक के बाद लेट्स कम डाउन टू दी एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब है, अभी तक हमने मिनरल्स की बात करी, ठीक है। अब हम आ गए हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे, जिन रिसोर्सेज से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। दो तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है बच्चों ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका हम पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, लाइक आर कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिनको हम पुराने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन रेन्यूएबल। मतलब कि देखो कोल, पेट्रोल कैसे हैं? नॉन रेन्यूएबल हैं। एक बारी अगर उनके डिपॉजिट्स खत्म हो गए तो हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट लिव्ड है, नॉन रेन्यूएबल है। चलिए सबसे पहले आते हैं कोयले पर। कोयले की फॉर्मेशन की बात करें तो प्लांट मटेरियल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंप्रेस हुआ था, उसके बाद कोयला बना था। और बच्चों कोयले के टाइप भी वेरी करते हैं इसी हिसाब से, कितनी गहराई में कोयला जो है बरी हुआ है, कितने टाइम पहले बरी हुआ था, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो कोयला किस क्वालिटी का होगा। क्वालिटी के हिसाब से कोल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट की बात करूं तो बहुत ही बेकार क्वालिटी का कोल है, सॉफ्ट कोल है, और साथ ही में इसमें कार्बन एमिशन उतने ज्यादा नहीं है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है। लिग्नाइट भी एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है। बिटुमिनस जो है बच्चों एक ऐसा कोल है जिसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, बिकॉज इट इज अ गुड क्वालिटी कोल। एंड लास्ट में हम आते हैं एंथ्रासाइट पे, विच इज द बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। ऑलराइट, इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? मैम गेड़ी मारने के लिए गाड़ी में नहीं बच्चों, पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल करते हैं
मतलब उसके लिए भी यूज करते हैं, लेकिन हीट एंड लाइट प्रोवाइड करने के लिए एक फ्यूल है, ल्यूब्रिकेंट है, जिससे मशीनें जो है बहुत आसानी से वर्क करती हैं। एंड इट इज ऑल्सो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज अ नोडल इंडस्ट्री। नोडल इंडस्ट्री कहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल सा मतलब होता है नोडल इंडस्ट्री का मतलब है इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री। मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो पेट्रोल बनाएंगी वो दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद के उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगी। सो नोडल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स अदर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्रीज उसका सामान रॉ मटेरियल की तरह खरीद लेती हैं। नाउ किस तरीके से बच्चों पेट्रोल अकर करता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, दो लेयर्स के बीच में पेट्रोल होता है, और ये दो लेयर्स ऐसी होती है जिसके आर पार कुछ हो नहीं सकता, बाहर भी नहीं जा सकते, ठीक है, उसके बीच में इस तरीके से पेट्रोल डिपॉजिटेड होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑयल बेयरिंग लेयर जो होती है एक पोरस लाइमस्टोन में होता है, दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में, नॉन पोरस का मतलब जिसके आर पार कुछ नहीं हो सकता, दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में ऑयल बेयरिंग लेयर हमारी मौजूद होती है पेट्रोल की। कभी कभी बच्चों पूरा तेल होगा, कभी कभी जो है थोड़ा तेल अर्थ की हीट की वजह से नेचुरल गैस बन चुका होगा, तो कभी कभी पेट्रोल खाली पेट्रोल मिल रहा है, कभी कभी पेट्रोल के साथ साथ नेचुरल गैस मिल रही है, और कभी कभी इतनी हीट आई कि पूरी की पूरी नेचुरल गैस ही कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से पेट्रोल अकर करता है। नेचुरल गैस सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी कभी पेट्रोल के साथ अकर करता है, कभी कभी पेट्रोल के बिना अकर करता है। ऑल्सो बच्चों इट हैज लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, दैट इज व्हाई इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, और बिजली जो है दो तरीके से डिराइव करी जा रही है। एक है बच्चों हमारी थर्मल पावर प्लांट्स, जब हम लगाते हैं वहां से बिजली डिराइव करते हैं, कोयले से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, और एक है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम पानी से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डैम्स वगैरह हमने लगा रखे हैं, गेट खुलता है, पानी सेट जाता है, टर्बाइन रोटेट होगा, बिजली जनरेट होगी, फिर से गेट बंद हो जाएगा, फिर जो है पानी बाहर की तरफ छोड़ा जाएगा, फिर टर्बाइन रोटेट होगा उस पानी के प्रेशर से और बिजली जनरेट होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों थर्मल इलेक्ट्रिसिटी नॉन रेन्यूएबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने नए नए मेथड्स, यानी कि अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करने के लिए। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि ये न्यूअर मेथड्स हैं ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम आर रेन्यूएबल। जरूरी नहीं है कि एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो खल्लास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो जैसे बहुत ही अच्छे बच्चों, फ्यूचर में अब जब हम सब अपना तबाह कर चुके होंगे रिसोर्सेज, तो हमें इन्हीं पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अभी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उतनी तादाद में यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आगे आने वाले टाइम में शायद से हम इसी पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूरेनियम थोरियम से बच्चों ये एनर्जी डिराइव करी जाती है। तो यूरेनियम थोरियम के जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, उससे वो ब्रेक डाउन होता है और बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे वही बात है, यूरेनियम थोरियम जो है इनके डिपॉजिट्स झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं, साथ ही में मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला में थोरियम डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मौजूद है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब हवा से एनर्जी आ रही है, बिल्कुल यस यही होता है। तो बच्चों हम लोग एक पूरा जो विंड फार्म लगा देते हैं, क्लस्टर लगा देते हैं विंड मिल्स का, विंड मिल ही विंड मिल लगा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तेज तेज हवा आएगी, विंड मिल के अंदर वो जो टरबाइन है वो रोटेट होगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नागरकोइल और जैसलमेर में बहुत अच्छे तरीके से विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर बात आती है सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य देवता से हमने जो एनर्जी डिराइव करी है। अब जो सोलर एनर्जी है बच्चों, ये फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो जो सोलर पावर प्लांट्स लगे होते हैं उनमें एक टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टाइक, तो जैसे उन पे सूरज की धूप पड़ती है वो उसी को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो कितनी अच्छी चीज है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, आप इस्तेमाल कर रहे हो रिसोर्सेज को, लेकिन उससे कोई रिसोर्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा, ना वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी टाइडल एनर्जी, जो कि हाई टाइड और लो टाइड इन्हीं पे डिपेंडेंट रहती है और उसी पानी से ही एनर्जी जनरेट करी जाती है। तो ओशियानिक टाइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी टाइड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर बात आती है बच्चों बायोगैस की। तो श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इन सभी का इस्तेमाल करा जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने में। फार्मर्स की काफी ज्यादा मदद हो रही है, उनको मेन्योर मिलता है इससे। फिर बात आती है जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी का सिंपली मतलब है कि अर्थ के इंटीरियर से
अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमको पता है कि जैसे हम अर्थ में और ज्यादा गहराई में जाते रहते हैं, अर्थ और गर्म होता रहता है। तो होता क्या है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना उन सभी जगहों का जहां अर्थ बहुत गर्म है, तो वो कभी कभी कुछ क्रैक्स के थ्रू उठ उठ कर भाप बन के, पानी जो है भाप बन के उठने लगता है, और उसी भाप से ही हम लोग एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। फटाफट से आगे आते हैं और यहाँ के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे भी नजर डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम बच्चों, पेट्रोलियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम बताने के लिए आ जाएगी, और उसी के साथ में अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, किस तरीके से पेट्रोल अकर करता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि दो नॉन पोरस लेयर के बीच में पेट्रोल बेयरिंग पोरस लेयर जो है वो होती है। मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है, कोल, उसके बारे में लिखना है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स एनालाइज करने हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब। कंजर्वेशन मिनरल का इतना जरूरी क्यों है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बताओगे बच्चों। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस और नॉन फेरस मिनरल में आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस करके बताना है एग्जांपल्स के साथ में, एंड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बीच में भी इसी तरीके का डिफरेंशिएशन आ सकता है। प्लस जितने भी बच्चों आपके मिनरल्स हैं और जितने भी आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनमें से कोई 2 या 3 नंबर का किसी एक मिनरल या एनर्जी रिसोर्स पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, विच इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड बेसिकली बच्चों ये चैप्टर हमारे सेकेंडरी सेक्टर की बात करता है, जहां पर हम अपने इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, किसी भी देश के लिए इंडस्ट्रीज का होना एक गर्व की बात है, क्योंकि इंडस्ट्रीज देश को काफी ज्यादा आगे लेकर जाती है डेवलपमेंट की राह में। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहले यहाँ पे बात होती है कि व्हाई दीज इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, क्वेश्चंस पहले आ गए हैं, ये बाद में आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों। सभी को पता होना चाहिए कि इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम। सबसे पहली चीज जो इंडस्ट्रीज फायदा दे रही हैं वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर को। एग्रीकल्चरल सेक्टर को वो और भी ज्यादा मॉडर्नाइज कर रही हैं। मैम हाउ? तो इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चों टूल्स, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, एचवाईवी सीड्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बन रहा है, और इन्हीं सब चीजों से ही तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है, इन्हीं सब चीजों से ही तो खेती बाड़ी में मदद मिलती है हमारे फार्मर्स को, और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज हो रहा है, प्लस जॉब्स क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड होती है, तो बहुत से लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से उठ के इंडस्ट्रीज में आके काम करते हैं, जिससे कि बच्चों इनकम भी वो जनरेट कर पाते हैं, और जो लोगों का डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल इनकम पे वो कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ जॉब्स जनरेट हो रही है, तो मेनी पीपल आर शिफ्टिंग टू द इंडस्ट्रीज, दे आर गेटिंग जॉब्स हियर। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ एक और चीज क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है। द सेकेंड पॉइंटर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। सेकेंड पॉइंटर क्या है? सेकेंड पॉइंटर है कि इट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो यार जब आप इंडस्ट्रीज खोलोगे, ठीक है, उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी और गरीबी भी कम होगी, क्योंकि नौकरी करोगे तो पैसा भी मिलेगा ना, तो पैसा मिलेगा तो गरीबी भी कम होगी और बेरोजगारी भी कम होगी नौकरी मिलने से। नेक्स्ट चीज है, इट ब्रिंग्स इन द मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब आप अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाओगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भेजोगे, कुछ जा रहा है चाइना, कुछ जा रहा है यूरोप, कुछ जा रहा है अफ्रीका, है ना, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट मिलेगी। साथ ही में बच्चों लास्ट पॉइंटर यहां पर है कि मैन्युफैक्चर्स फिनिश्ड फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर कॉटन उगा रही हूं एग्रीकल्चर करके, और उसी कॉटन का अगर मैं एक शर्ट बना के बेच रही हूं, किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, रॉ कॉटन की या बनी हुई शर्ट की? ऑब्वियसली उस बनी हुई शर्ट की ज्यादा वैल्यू है, राइट। तो बच्चों हायर वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस करती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उसी से ही देश की डेवलपमेंट होगी, है ना, देश की ग्रोथ हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में डिपेंड करती है। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस के। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अलग अलग हिस्सों में हमने इंडस्ट्रीज को बांट रखा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब है वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। मिनरल बेस्ड का मतलब है इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मिनरल से आता है। फिर आता है मेन रोल के बेसिस पे। मेन रोल मतलब बेसिक और कंज्यूमर। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो है जो कि ऐसे सामान बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद लेता है, जैसे जो इंडस्ट्री टूथपेस्ट बना रही है या फिर चीनी बना रही है, नमक बना रही है, डायरेक्टली खरीद लिया लोगों ने, ठीक है, तो वो हो गए कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक या की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो गई जो कि ऐसा प्रोडक्ट बना रही है
जो डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं खरीद रहा, बल्कि वो प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद के उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रही है। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री जो सामान बना रही है डायरेक्टली लोग नहीं खरीद रहे, वो सामान दूसरी इंडस्ट्रीज लेके उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रही है। केमिकल इंडस्ट्री भी इसका एग्जांपल हो गया। फिर आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात, मतलब कितना पैसा आप लगा रहे हो। बच्चों देखो, स्मॉल स्केल का मतलब है 1 करोड़ से कम पैसा, लार्ज स्केल का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा पैसा। फिर ओनरशिप की बात आ गई, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी ओन कर रही है, जॉइंट मतलब पब्लिक प्राइवेट साथ में ओन कर रहे हैं, और कोऑपरेटिव मतलब जो लोग रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं वही इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं। नाउ लास्ट यहाँ पे चीज आती है, लास्ट चीज आती है बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो बच्चों जहां पे रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट हल्का है वो आपकी लाइट वेट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, और जहां पे रॉ मटेरियल भी भारी है और फिनिश प्रोडक्ट भी भारी है वो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कि आपके आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, जहां रॉ मटेरियल भी भारी है और फिनिश प्रोडक्ट भी भारी है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, यहां पर है अपनी सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की कहानी। एग्रो बेस्ड मैंने अभी अभी आपको बताया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जहां पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से डिराइव करा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करी जा रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कॉटन के कपड़े बनाती है। अब ये जो इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, एंड इट इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। कंप्लीट इन द वैल्यू चेन का मतलब है कि हमारे ही देश में रॉ कॉटन भी प्रोड्यूस हो रही है, उसी रॉ कॉटन से धागा भी बन रहा है, उसी धागे से कपड़ा भी बन रहा है, उसी कपड़े से जो है गारमेंट भी बन रहा है। सब चीजें फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू एडेड टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एवरीथिंग वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर ओन कंट्री, दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। ठीक है बच्चों, साथ ही में लोकलाइजेशन आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में खुल रही है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजंस हैं। रीजंस बड़े सिंपल होते हैं कि वहां पर रॉ कॉटन बहुत इजीली मिल रहा है, लेबर बहुत इजीली मिल रही है, इंडस्ट्री के ग्रोथ की जो है बच्चों यहाँ पे एक तरीके से अवसर ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल रही है, क्योंकि रॉ कॉटन वहीं प्रोड्यूस होता है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, साथ ही में वहां पे बहुत लेबर भी आपको मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इजीली मिल जाएगी, पोर्ट वगैरह की, या फिर वाटरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। नाउ एक दिक्कत जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है वो ये है बच्चों कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट्स तो हैं लेकिन वीक वीविंग यूनिट्स हैं। हम लोग अच्छा धागा तो प्रोड्यूस कर लेते हैं और मैक्सिमम धागा फॉरेन भेज देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हमारे देश में उतना बढ़िया कपड़ा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और कपड़े की वैल्यू धागे से ज्यादा है, जिस वजह से देश में दिक्कत आ रही है। अगर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हम बना लेते तो उससे हम और भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का एंड जूट गुड्स का, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में हम बांग्लादेश से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बांग्लादेश नंबर 1 पे यहाँ पे बाजी मार लेता है। सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बच्चों वहां पे जूट प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, कोलकाता एक अर्बन सेंटर है, वहाँ इंश्योरेंस बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन सभी चीजों की वजह से वेस्ट बंगाल इज द सेंटर जहां पर जूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। फिर बात आती है शुगर इंडस्ट्री की। हम लोग देख रहे हैं बच्चों शुगर प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में, एंड फर्स्ट पे आते हैं गुड़ और खांडसारी बनाने में। जो देसी चीनी होती है और जो गुड़ होता है इसको बनाने में फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन वैसे शुगर प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। रीसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए, और आप लोग बताएंगे कि नंबर 1 पे कौन आता है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है, फटाफट से कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा। नाउ हम लोग देख रहे हैं बच्चों रिसेंट ईयर्स में, हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो मिल्स है हमारे शुगर मिल्स वो महाराष्ट्र में लोकेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसका सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, वहां पर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री अच्छे से फंक्शन कर रही है, वहां पर मतलब बढ़िया आपको जो है फैसिलिटीज मिल रही हैं। दैट इज द रीजन कि वहां पर ज्यादातर शुगर इंडस्ट्री लोकेट हो गई है। ओके इसके बाद बात आती है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। सबसे पहले मिनरल बेस्ड में आता है आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील ऑब्वियसली एक हैवी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल भारी है, फिनिश प्रोडक्ट भारी है, प्लस एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक का मतलब क्या है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं ये प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद के उससे फर्दर प्रोडक्शन करती हैं। आयरन और कोकिंग कोल लाइमस्टोन 4:2:1 की क्वांटिटी में डलता है। आयरन और की क्वांटिटी होती है 4, मतलब जितना लाइमस्टोन होगा उसका 2 गुना कोकिंग कोल और उस लाइमस्टोन का 4 गुना आयरन और। ठीक है, ये सब डलता है साथ में। इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में लोकेटेड है, क्योंकि वहीं पे बच्चों ज्यादातर आयरन और के डिपॉजिट्स मिलते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सस्ती लेबर है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। नेक्स्ट आती है हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम
आयरन जितना मजबूती रखता है लेकिन काफी लाइट वेट होता है, इस वजह से इसको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल करा जाता है, हवाई जहाज बनाने में यूज करा जाता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, तारे बनाई जाती हैं। बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। इसके बाद बात आती है बच्चों यहाँ पर हमारे मिनरल बेस्ड और भी इंडस्ट्रीज की। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी केमिकल्स बनाती है, प्लस केमिकल इंडस्ट्री अपनी खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। मतलब केमिकल इंडस्ट्री केमिकल बना रही है, फिर दूसरी कोई केमिकल इंडस्ट्री उसी केमिकल को खरीद के कुछ और केमिकल बना रही है, तो इस तरीके से खुद की ही सबसे बड़ी कंज्यूमर है और बहुत सी डाइवर्सिफाइड केमिकल्स की प्रोडक्शन केमिकल इंडस्ट्री कर रही है। अलॉन्ग विद दैट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। हम लोग देखते हैं बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक्सपेंशन आता है, ग्रोथ आता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो लोग खेती HYV सीड से तभी कर सकते थे जब उनके पास पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और ये सारी चीजें हैं, एंड तभी फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती है, एंड दैट इज व्हाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रो करती है। फिर बात आती है सीमेंट इंडस्ट्री की। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन, कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें चाहिए होती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री को, और सीमेंट से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, एक और इंडस्ट्री यहाँ पर गिवन है बच्चों जिसका रीसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। बैंगलोर को इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मेजर इंपैक्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, बहुत से लोगों को रोजगार इस इंडस्ट्री ने दिया है और अच्छी खासी सैलरीज भी दे रही है। उसी के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात आती है। आपके जितने व्हीकल्स हैं वो सारे व्हीकल्स जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विसेज पैसेंजर्स, तो किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन सामान भिजवाना है, लोगों को भिजवाना है, या फिर सर्विसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख रही है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जब हमारी इकोनॉमी एक तरीके से ओपन अप होती है और लिबरलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, दूसरे बाहर के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे, हम लोगों ने अपने बैरियर्स जो है इकोनॉमी के टुवर्ड्स हटा दिए, तो तब इस इंडस्ट्री का काफी ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब बच्चों ये बहुत अच्छी बातें हैं कि इंडस्ट्री ने काफी ग्रोथ करी, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था ये चैप्टर, लेकिन उसी के साथ ऑब्वियस सी बात है एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एक अच्छी चीज देखी, अब एक बुरी चीज भी देखेंगे। हमारी जो इंडस्ट्रीज है काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है क्योंकि बहुत सी अनडिजायरेबल गैसेस जो है इन इंडस्ट्री से निकलती हैं, है ना, बहुत ही पोल्यूशन ये क्रिएट करते हैं। उसी के साथ वाटर पोल्यूशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स को रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में डिस्चार्ज कर देते हैं, उससे हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट होती हैं। उसी के साथ बच्चों थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं। थर्मल पोल्यूशन का मतलब है जब बहुत गरम गरम पानी जिसको ट्रीट भी नहीं किया गया है उसको ठंडे पानी में उतार दिया जाता है, दैट इज थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, हॉट वाटर फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट से ड्रेन कर दिया जाता है, इससे बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ सकती है, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस, कैंसर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बाद नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं। नॉइस पोल्यूशन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की आवाज से होता है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज क्रिएट करिए, ऑब्वियस सी बात है बच्चों हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हम लोग जो भी पानी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करिए उसको रीयूज रिसाइकल करें, ठीक है, उसको फिर से इस्तेमाल करें, थोड़ा ठीक करके, साफ करके, रिसाइकल करें उस पानी को, फिर से रीयूज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करें, बारिश के पानी को बचाकर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें इंडस्ट्रीज। हॉट वाटर को पहले ट्रीट करके उसको फिर जो है ठंडे पानी में बहाया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो आपके जो धूल मिट्टी होगी उसको खींच लेंगे, है ना, पोल्यूटेंट्स को अपनी तरफ खींच लेंगे और क्लीन हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी। फैब्रिक फिल्टर आप लगा सकते हो, जहां से स्मोक निकल रही है फैक्ट्रीज के अंदर वहां फैब्रिक फिल्टर लगा दो, कपड़ा लगा दो, जिससे कि थोड़े पोल्यूटेंट्स नीचे ही रह जाए और साफ हवा ऊपर की तरफ निकले। स्क्रबर्स लगा सकते हैं, जैसे इसमें क्या, स्क्रबर में क्या होता है, जहां से स्मोक निकल रही है वहां पे पानी बरसाया जाएगा ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो नीचे की तरफ रह जाए और हवा जो क्लीन है वो बाहर की तरफ निकल जाए। इनर्शियल सेपरेटर्स में ऐसे विंड की डायरेक्शन चेंज करी जाएगी और उससे जो है क्या होगा, क्लीन हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारी चीजों का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज कर सकती हैं और इन्वायरमेंट का ख्याल रखकर, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करके, पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करके चलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देश की ग्रोथ तो करेंगी लेकिन एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसी वजह से एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी देश की ग्रोथ के साथ काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। फटाफट से क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं बच्चों, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, लेट अस लुक एट इट। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे लिखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या फायदा है दोनों को एक दूसरे से, ठीक है, दे मूव हैंड इन हैंड, हाउ आर दे कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी बातें हैं बड़ी सिंपल सी, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंडस्ट्री से क्या फायदा है, इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से क्या फायदा है।
है ना? तो इट गोज बोथ वेज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज पोल्यूट कैसे करती है एनवायरनमेंट को एंड कैसे हम इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिख सकते हो, दो पॉइंटर्स हर किसी में, एंड कैसे कंट्रोल करना है उसके मेथड्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये सारे के सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हो जाते हैं कंप्लीट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन with something which is very very interesting। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री का सेशन भी हम लोग लेकर आएंगे और बहुत से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो कीप स्टडिंग एंड बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बच्चों बहुत सारी चीजें पढ़ा दे रही हूं ताकि आप लोग इसको पढ़ें और फटाफट से अपनी रिवीजन कर सके। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।